गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन कारक नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हमने आप लोगों को लिंग और वचन नामक पाठ को पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम लोग कारक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कारक के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक को पढ़ा दिया है। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक यानी कि बच्चों कारक का 5वां भेद। देखिए, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। बच्चों आप लोग को तो मालूम होगा कि कारक यानी कि जो संज्ञा है, सर्वनाम तथा अन्य शब्दों से क्रिया का सीधा संबंध बताए उसे हम कारक कहते हैं। तो हर कारक का कोई न कोई चिन्ह अवश्य होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर, तो संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे हर कारक का कोई न कोई चिन्ह है और उसी चिन्ह को हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो मैंने कहा आप लोगों कि मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अपादान कारक और करण कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है। तो आप लोग इसके वाक्य को ध्यान दीजिएगा, वाक्य को समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ करण कारक में से किस उद्देश्य से लगाया गया है और अपादान कारक का से किस भाव से लगाया गया है। तो जब तक आप लोग इसको डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे बच्चों, तब तक आप लोग संप्रदान कारक और करण कारक को समझने में आप लोग को करण कारक और अपादान कारक को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप इस पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वाक्य कहता क्या है। आप ध्यान दीजिए। आइए अपादान कारक को देखते हैं। तो वाक्य में जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। अपादान कारक बच्चों यदि कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। या फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो तुलना होता है, यानी कि जहाँ पे जिस वाक्य से किसी की तुलना का भी बोध होता है उसे भी हम अपादान कारक के नाम से जानते हैं। और बच्चों इसके साथ साथ अगर कहीं डर है, जैसे कि रवि कुत्ते को देख करके डर गया, तो यहाँ पे डरना भी है, ये भी जो है अपादान कारक के अंतर्गत आता है। दूरी बच्चों, जैसे यहाँ से गोरखपुर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो भी है, आप ये भी अपादान कारक के अंतर्गत आता है। यानी कि अपादान कारक में सिर्फ तुलना का बोध नहीं होता है, इसके साथ साथ वो अलग होने का भाव होता है, डर का भी बोध कराता है, दूरी का भी बोध कराता है। यानी कि अपादान कारक में इस तरह के वाक्य का समावेश होता है। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे कि राजन छत से कूद पड़ा। यहाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छत से, यहाँ पे देखिए से लगा है, से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का से। यहाँ पे राजन छत से कूद पड़ा, राजन यहाँ पे करता है और वो कूद पड़ा कहाँ से? छत से। तो छत से यानी कि जब इस तरह से हम प्रश्न करेंगे कि कूद पड़ा, तो हम प्रश्न करेंगे इसकी पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका बच्चों कि क्रिया के साथ किससे और कहाँ से हम लगाएंगे। जब हम किसी भी वाक्य की पहचान करने के लिए मैंने आप लोग को पहचान बताया है था कि किस तरह से हम पहचान करेंगे, कौन सा वाक्य है उसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं उसका मैंने पहचान करने को बताया था कि इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं किसी भी वाक्य का कि वो कौन अपादान कारक है, संप्रदान कारक है कि करण कारक है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अपादान कारक का चिन्ह है से, लेकिन इसका पहचान करने का देखिए किससे और कहाँ से। तो जब हम इस वाक्य में देखिए लिखा कि राजन छत से कूद पड़ा, तो हम प्रश्न करेंगे यहाँ पे कूद पड़ा कहाँ से कूद पड़ा? तो छत से। उत्तर मेरा मिल गया कि छत से कूद पड़ा, यानी कि यह अपादान कारक है। तो इस तरह से बच्चों आप और भी वाक्य लीजिएगा और इससे कोशिश करेंगे देखें कि कैसे बनता है। दूसरा वाक्य लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाक्य कि लता दिल्ली से लौटी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, लता दिल्ली से लौटी। अब हम पुनः प्रश्न करेंगे, इसकी पहचान का जो तरीका मैंने आपको बताया कि लता कहाँ से लौटी, या तो ऐसे तरीका कहाँ लौटी, तो फिर कहाँ से, तो फिर दिल्ली से। हम प्रश्न करेंगे कि कहाँ क्रिया के साथ कि कहाँ से लौटी, तो फिर उत्तर आएगा दिल्ली से। तो इस तरह से बच्चों ये भी आपका एक अपादान कारक है। बच्चों एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह और परसर्ग हम दोनों एक ही कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो वाक्य में जिस रूप से एक वस्तु का, देखिए जिस रूप में मतलब वाक्य में जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं अपादान कारक। बच्चों मेरे हाथ में चौक है, तो चाक को देखिए, ये चौक हम मेरे हाथ से अलग हो रहा है, यानी कि अलग होने का भाव हो रहा है, तो इसलिए ये अपादान कारक है। लेकिन जब हम इसी चौक के माध्यम से बोर्ड पे लिखेंगे, तो मैं चाक से बोर्ड पर लिख रही हूं, तो यहाँ पे ये करण कारक है। ध्यान दीजिएगा, इसे यहाँ पे लिखने का जो माध्यम में मेरा चाक है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक है, लेकिन चाक मेरे हाथ से गिर रहा, ये अपादान कारक है। तो इन दोनों को फर्क को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि राजन छत से कूद पड़ा। तो कहाँ से कूद पड़ा? छत से। लता दिल्ली से लौटी, तो कहाँ से लौटी? दिल्ली से। तो इस तरह से हम जब प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। आगे देखते बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह है बच्चों का, के, की, रा, रे, री, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। इसका देखिए परिभाषा देखिए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जिस वाक्य में संबंध प्रकट होता है वहां पे उसे हम कहते हैं संबंधवाचक। यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होना जहां पे भी दिखाता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक कारक, संबंध कारक। जैसे देखिए यहाँ बच्चों, लता का भाई प्रथम आया। यहाँ पे देखिए लता का भाई, यहाँ पे लता का भाई से संबंध है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि लता का भाई प्रथम आया। तो इस तरह से बच्चों ये संबंध कारक है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रश्न करेंगे पहचान क्रिया के साथ कि किसका भाई प्रथम आया। देखिए लता का भाई प्रथम आया, तो किसका भाई प्रथम आया? तो फिर लता का। यहाँ पे इस तरह से जब प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ कि किसका आया, तो फिर लता का। तो यहाँ पे देखिए संबंध प्रकट हो रहा है, इस तरह से संबंध कारक है। दूसरा देखिए तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। यहाँ पे देखिए दूसरा वाक्य है तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। तो किसकी पुस्तक अच्छी है? तुम्हारी। किसकी पुस्तक बच्चों? देखिए किसकी पुस्तक अच्छी है तो हम कहेंगे तुम्हारी। तो इस तरह से जब हम किसका, किसकी, किसके लगा करके जब हम प्रश्न करेंगे तो फिर वो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक। ठीक है, एक बार पुनः देख ले बच्चों कि संबंधवाचक उसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, इसका विभक्ति चिन्ह है। और इसका परिभाषा यानी कि जिस वाक्य से ये बोध हो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताए, यानी कि संज्ञा का या फिर सर्वनाम का किसी दूसरे से संबंध जो बताए, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। आगे देखते बच्चों अधिकरण कारक। बच्चों अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में या पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने का स्थान का बोध हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी कि क्रिया कहाँ पे हो रही है, ठीक है, उसका स्थान का बोध करा, ये किस पर हो रही है। जब जहाँ से जिस वाक्य से इस बात का बोध होता है उसे हम कहते हैं बच्चों अधिकरण कारक। यहाँ पे देखिए इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे क्रिया हो रही है इसकी पहचान करने के लिए बच्चों हम कहाँ और किसमें प्रश्न करके जब हम किसी वाक्य के प्रश्न करेंगे क्रिया से तो जिसका उत्तर आएगा वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए तोता वृक्ष पर बैठा है, यानी कि तोते के बैठने का आधार क्या है बच्चों? तो वृक्ष है। वृक्ष यानी कि यहाँ पे वृक्ष आधार है। यहाँ पे देखिए पर विभक्ति चिन्ह भी लगा है। यहाँ पे देखिए पर विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पे इसी विभक्ति चिन्ह लगा है। तो तोता वृक्ष पर बैठा यानी कि तोते के बैठने का आधार जो है वृक्ष है, इसलिए बच्चों ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। दूसरा वाक्य देखिए
कि गोदाम में आग लग गई। फिर प्रश्न आप करिए कि कहाँ आग लग गई। आप इस तरह से बात प्रश्न करेंगे कहाँ आग लग गई, तो जो उत्तर आएगा गोदाम में, यानी कि आग लगने का स्थान जो है गोदाम है। तो इसलिए यहाँ पे क्रिया हो रही है, यहाँ पे इस स्थान पे हो रही है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक। एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। यहाँ पे देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार, यानी कि जिस रूप से क्रिया के आधार यानी क्रिया कहाँ हो रही है और किस स्थान पर हो रही है, इस बात का जिस भी वाक्य से में बोध कराएगा ये शब्द, जिस वाक्य में इससे पता चलेगा वह वाक्य अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए तोता वृक्ष पर बैठना, यानी कि तोते के बैठने का आधार जो है वृक्ष है, तो इस तरह से यहाँ पे अधिकरण कारक है। अब यहाँ पे देखिए कि लोटे में पानी है, तो पानी कहाँ है, लोटे में। यहाँ पर बच्चे देखिए में जो है, इस तरह से यहाँ पर भी इस वाक्य में भी ये अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे देखते बच्चों संबोधन कारक। बच्चों संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे अरे। संबोधन यानी कि जब किसी को बुलाते हैं, अगर हमें किसी का नाम नहीं मालूम होता है तो हम हे अरे कहते हैं ना, नाम से ही बुरा पुकार सकते हैं, लेकिन जब हमें नाम नहीं किसी का मालूम होता है तो हम कहते हैं हे अरे। तो इस तरह से संबोधन वहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जिस शब्द से किसी के बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए कहते हैं कि अरे रोहित तुम आ गए, या फिर अरे आप आ गए। तो इस तरह से जहाँ पे ही अरे का प्रयोग होगा वहाँ पे वो संबोधन कारक होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि हे अरे आप आ गए, उसके साथ बच्चों यहाँ पे हम संबोधन का चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कि जैसे अरे आप आ गए, अरे रोहित आप तुम आ गए, तो इस तरह से जहाँ पे हे अरे का बोध होगा वह संबोधन कारक कहलाएगा। फिर देख लेते बच्चों कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे अरे। जिस शब्द से किसी के बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। जैसे अरे आप आ गए, यह एक संबोधित कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि अरे आप आ गए। इस तरह से यह संबोधन कारक है। आगे देखते बच्चों करण और अपादान। तो बच्चों अभी मैंने कहा कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो से जहाँ पे करण में से आएगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि मैं चाक से बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो मेरे लिखने का माध्यम चाक है, तो यहाँ पर भी देखिए से का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे करण कारक है, लेकिन चाक मेरे हाथ से छूट गई, तो यहाँ पे हाथ से छूट गई यानी कि अलग होने का भाव है। तो इस तरह से करण और अपादान में दोनों से है, लेकिन जब आप वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह से जब भिन्नता महसूस होगा, पता चलेगा, तो यहाँ पे अंतर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कहाँ पे करण कारक है और कहाँ पे अपादान कारक है। दूसरा यह वाक्य लेते बच्चों कि जैसे राम बस से घर गया, तो घर जाने का माध्यम उसका क्या है, बस से। लेकिन यहाँ पे देखिए बस से घर गया यानी कि जाने का माध्यम बस है, लेकिन वह घर से निकला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम घर से निकला, तो यहाँ पे अलग होने का भाव है। जहाँ पे अलग होने का भाव होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा, और जहाँ पे जाने का माध्यम होगा वहाँ पे करण कारक होगा। तो बच्चों इस तरह से आप अपादान कारक और करण कारक के कई वाक्य लिख लीजिएगा, और इसके अंतर को पहचानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे बच्चों अलग होने का भाव प्रकट हो, जहाँ पे तुलना प्रकट हो, जहाँ पे डर प्रकट हो, जिस वाक्य से वहाँ पे होगा अपादान कारक है, और जहाँ पे जिस वाक्य में ये बोध कराएगा कि वहाँ पे किसी माध्यम से कार्य हो रहा है तो वहाँ पे होगा करण कारक। ठीक है बच्चों, आप लोग का ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने लेसन में, इस लेसन में पूरे क्रम से लिखिएगा, यानी कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि कारक लिखने के बाद उसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसके कितने भेद हैं लिखिएगा, भेद के साथ साथ उसके नाम के साथ उसके आगे उस कारक के चिन्ह भी लिखिएगा। उसके बाद हर कारक के बारे में, हर कारक का कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसका चिन्ह, उसकी पहचान, और उसके बाद कम से कम उसके 2 वाक्य इस तरह से आप लोग कॉपी में लिखिएगा। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, यानी कि 8 कारकों को आप लोग इस तरह से 1 बाय 1 लिखेंगे।
पहचान सब में लिखना जरूरी है और वाक्य सबका कम से कम 2-2 वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों अपनी कॉपी आप लोग कंप्लीट करिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।